नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेलंगाना के हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा की हैदराबाद उम्मीदवार माधवीलता, राज्य पार्टी प्रमुख जी किशन रेड्डी, पार्टी नेता राजा सिंह और टीएमएन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी नेताओं पर चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के उल्लंघन का आरोप है। ये सभी नेता चुनाव प्रचार के दौरान कुछ बच्चों के साथ दिखाई दिए थे, जिनके हाथों में अब की बार 400 पार नारा का पोस्टर था। इसके खिलाफ मोगलपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे को घेरा है। सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, मैं फर्जी शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि आपको महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि सीए लागू होना चाहिए या नहीं, क्या पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं, राम मंदिर का निर्माण अच्छी बात थी या बुरी बात, 3 तलाक हटाना अच्छी बात थी या नहीं। उद्धव जी इसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि उन्हें उनके नए वोट बैंक का डर है। शरद पवार और कांग्रेस का वोट बैंक अब उनका वोट बैंक बन गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा कि पूरे देश में बदलाव की लहर है और नरेंद्र मोदी सरकार के दिन अब गिनती के रह गए हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष के खिलाफ प्रतिरोध की राजनीति का सहारा ले रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय के लिए चुनाव प्रचार करने आए पायलट ने कहा, भाजपा के दिन अब गिने चुने रह गए हैं क्योंकि केरल से लेकर उधमपुर तक पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। पहले भाजपा 400 सीटों पर पार करने की बात करती थी, लेकिन अब चुप हो गई है क्योंकि उसे पता है कि वे मुश्किल स्थिति में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाने के लिए राजी किया गया है क्योंकि उनके परिवार के कई सदस्यों ने अतीत में इस सीट पर प्रतिनिधित्व किया है। गांधी ने शुक्रवार को रायबरेली लोकसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, चूंकि हमारी नेता सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं, इसलिए हमने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि रायबरेली पुरानी निर्वाचन क्षेत्र है और यह राजीव गांधी, फिरोज गांधी और उनके परिवार के कई सदस्यों की सीट रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, वे शिवमोगा में थे। हमने कल रात चर्चा की और आखिरकार हमने नामांकन पत्र दाखिल किया। मैं भी वहां गया था। डर का कोई सवाल ही नहीं है। महाराष्ट्र के पुणे में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना अवैध है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। पीएम मोदी कहते हैं कि वे राजनीति को साफ कर रहे हैं और अगर वो राजनीति को साफ कर रहे हैं तो उन्होंने सभी दानदाताओं के नाम क्यों छुपाए। जब नाम सामने आते हैं तो पता चलता है कि एक दिन एक कंपनी को 1000 करोड़ रुपए का ठेका मिला है और बाद में वह कंपनी भाजपा को पैसा देती है। सीबीआई एक कंपनी के खिलाफ केस खोलती है, वह कंपनी भाजपा को हजारों करोड़ रुपए देती है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहली केरल की वायनाड पर चुनाव होने के बाद अब उन्होंने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने लगभग 20 बार राहुल यान को लॉन्च करने की कोशिश की है, लेकिन एक बार फिर सफल नहीं हो पाई। उन्होंने कहा, हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और ये सफल रहा। दूसरी ओर सोनिया गांधी ने राहुल यान को लगभग 20 बार लॉन्च करने की कोशिश की है और वे हर बार असफल रही हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। राजनीति के कुछ जानकार इसे कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं, तो भाजपा इसे लेकर राहुल गांधी पर हमलावर है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने कहा, यह उनके लिए गर्व की बात है कि एक असाधारण भाजपा कार्यकर्ता ने गांधी परिवार का बोरिया बिस्तर बांध दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कांग्रेस का नामांकन और पूरे गांधी परिवार का अमेठी की लड़ाई से पीछे हटना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां तक मेरा सवाल है, यह अमेठी से कांग्रेस पार्टी की हार की घोषणा है। कर्नाटका के हासन लोकसभा सीट के राजग के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोप की जांच कर रहे सीआईडी ने पार्टी के एक कार्यकर्ता की शिकायत पर उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है।
सीआईडी ने हासन के जद की एक कार्यकर्ता द्वारा पूर्वी प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद प्रज्वल के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। शिकायत में महिला ने कहा है कि प्रज्वल ने बंदूक के बल पर उनके साथ बलात्कार किया और मोबाइल फोन से वीडियो बनाया। महिला ने कहा कि प्रज्वल उसे सांसद क्वार्टर्स में ले गए, जहां उन्होंने शस्त्र के बल पर अपराध को अंजाम दिया और धमकी दी कि यदि इसके बारे में किसी को बताया तो उसे और उसके पिता को मार डालेंगे। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी की 6 कंपनियों को सेबी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह की 6 कंपनियों को संबंधित पक्ष लेन देन नियमों के कथित उल्लंघन, लिस्टिंग नियमों का अनुपालन न करने के कारण सेबी ने कारण बताओ नोटिस मिला है। इसकी जानकारी कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंजों की अपनी नियामक फाइलिंग में दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को बीजेपी से पूछा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर लाने का दावा करने के बावजूद उसने कश्मीर घाटी से उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे। भाजपा ने कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। श्रीनगर के बटवारा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने पीटीआई को बताया, हम देखेंगे कि कश्मीर में भाजपा को कितने वोट मिलते हैं। अगर उसने इतनी बड़ी सेवा की है तो उसने कश्मीर में एक भी उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा किया। रोहित वेमुला को अब तेलंगाना पुलिस ने दलित मानने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही इसने 2016 से हैदराबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला की मौत की जांच बंद कर दी है। अदालत में सौंपी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने दावा किया है कि वे दलित नहीं थे और संभवतः इसी डर के कारण कि उनकी असली जाति उजागर न हो जाए उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके सभी आरोपियों को आरोप मुक्त भी कर दिया गया है। रोहित वेमुला मामले की जांच पिछली केसीआर सरकार में पूरी हुई थी और अब रेड्डी सरकार में रिपोर्ट सौंपी गई है। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे बहस हुई। अदालत ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनकी अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वो कैंपेन में हिस्सा ले सके। 7 मई को अगली सुनवाई में इस पर फैसला हो सकता है। कोर्ट ने ईडी से कहा है कि अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तें भी बताएंगे। आपको बता दें कि शराब नीति केस में अब तक 6 चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं। केजरीवाल मामले में गिरफ्तार होने वाले 32वें आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जीएसटी के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्यौरा देने को कहा है। अदालत ने कहा कि वे कानून की व्याख्या कर सकते हैं और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशा निर्देश तय कर सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने यह निर्देश जीएसटी अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।